जय हिंद। आइए अब हम लोग जैसे जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने कई एक कमेटी जो कि सरकार के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा गठन किया गया था उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, उसके बाद GVK रॉय कमेटी और इनके रिकमेंडेशंस, तमाम चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जैसे जैसे इसका इवोल्यूशन होता है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन पूरे के पूरे देश में फैलने लगता है, बहुत सारे स्टेट जैसे राजस्थान, मद्रास मतलब तमिलनाडु, ठीक है, और बहुत सारे स्टेट्स जो हैं, वेस्ट बंगाल, इसको धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पे थोड़े बहुत इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करती है। तो सरकार को लगता है कि क्यों ना इसे एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, इसका फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए, रेगुलर इलेक्शन कराया जाए और इसे और स्ट्रेंथन किया जाए ताकि जो लोकल लेवल पे जो कह सकते हैं ना कि लोकतंत्र है उसकी स्थापना हो सके, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी भी पेनिट्रेट कर पाएगा। तो इसको लेकर जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है इन 1986, LM सिंघवी कमेटी। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को किस प्रकार से संवैधानिक दर्जा दिया जाए और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किए जाएं, इनके क्या क्या रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर एंड फंक्शंस दिए जाएं, इन तमाम चीज़ों को लेकर LM सिंघवी कमेटी का गठन किया जाता है, ठीक है, राजीव गांधी के द्वारा 1986 में। अब इनके क्या रिकमेंडेशन आते हैं, इनकी रिपोर्ट में क्या सुझाव आते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए 1986 रिविटलाइजिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर द डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। देखो पंचायत, पता है हमारे देश में, मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ कि 6 लाख से भी अधिक गाँव हैं और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो केंद्र लेवल पे, स्टेट लेवल पे कुछ हद तो ठीक है, लेकिन अगर लोकतंत्र के मूल अवधारणा को अगर लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, विलेज लेवल पे अगर इसे पेनिट्रेट करना हो, इसका प्रचार प्रसार करना हो और लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करना हो, तो इससे अच्छी व्यवस्था कोई नहीं हो सकती कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और सुदृढ़ करें, इसे और मजबूती प्रदान करें, इसे और दायित्व और इसके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस को बढ़ाएं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के लिए और साथ साथ विकास के लिए केंद्र सरकार पे नीतियां बनती है, वो ग्रास रूट लेवल तक आते आते उसका डिफॉर्मेटिव कह सकते हैं, एक प्रकार से वो डिफॉर्म कर जाता है, वो विकृत फॉर्म में पहुंचता है। ठीक है, केंद्र के उद्देश्य कुछ रहते हैं और धरातल पे उसका बीच में बहुत सारे करप्शन होते हैं, साथ साथ लोकल वेरिएशन है, तो हो सके एज इट इज उसे लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। इसलिए ज़रूरी है कि लोकल लेवल पे जो इशूज हैं उन समस्याओं का समाधान भी लोकल लेवल पे जो प्लानिंग है उसको फॉर्मुलेट करके किया जाना चाहिए, ना कि दिल्ली में बन रहे कानून और वो किसी गाँव में इम्प्लीमेंट हो। हाँ, अगर उसकी कोई नेसेसिटी नहीं हो, एकदम कह सकते हैं वो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो, तब जो है ऐसा माना जा सकता है कि जैसे कोई अब बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज है तो वो तो केंद्र में बनना ही चाहिए, लेकिन जो सामान्य सी लोकेलिटी के लेवल पे जो स्थानीय समस्याएं होती हैं, लोकल जो प्लानिंग होती है, उसकी डेवलपमेंट लोकल लेवल पे ही किया जाए, लोकल लेवल के रिसोर्सेज से किया जाए और साथ साथ लोकल लेवल पे जो पीपल्स हैं, जो सिटीजन हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी सहायता से और उनके द्वारा पॉलिसी को फ्रेम करके किया जाए। तो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और डेमोक्रेसी के लिए, दोनों के लिए यह जरूरी है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, को और स्ट्रेंथन किया जाए, इसे और शक्ति प्रदान किया जाए, इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो इसको लेकर LM सिंघवी कमेटी का गठन किया जाता है राजीव गांधी के द्वारा और इनके रिकमेंडेशन को अब हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेकर ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड करना चाहिए इसे। कहने का मतलब कि अब तक जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, कोई कोई स्टेट जो है जैसे राजस्थान वगैरह, मतलब थोड़े बहुत लेवल पे अब इसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है इसके द्वारा, लेकिन जब तक इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, तब तक जो है इसमें कह सकते हैं एक प्रकार से मजबूती नहीं आएगी, लोकल लेवल पे लोग इसे सीरियसली नहीं लेंगे। तो इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया जाए, कहने का मतलब है संविधान में से इंक्लूड किया जाए।
ठीक है। आगे है प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व, और साथ साथ इसकी संरक्षण भी की जाए, मतलब इसे कुछ शक्तियां भी दी जाए और इसे प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। आगे है 4 न्यू चैप्टर्स शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके लिए जरूरी है कि एक नए अध्याय का प्रारंभ हो जो कि संविधान में इसे जोड़ा जाए। आगे है फ्री एंड फेयर रेगुलर इलेक्शन, और सबसे बड़ी जरूरत मत कह सकते हैं कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक देश में यह तो सबको अधिकार है कि 1 पीपल या फिर 1 सिटीजन 1 वोट एंड 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू, सभी को वोट डालने का अधिकार है, सभी को चुने जाने का अधिकार है। मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे वो पार्टी के साथ टिकट लेके खड़ा हो या अगर पार्टी की टिकट नहीं मिले तो कह सकते हैं निर्दलीय स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली दे कैन ऑल्सो फाइट द इलेक्शन, वो निर्दलीय भी खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि फ्री एंड फेयर, मतलब एकदम बिना किसी बाधा के एक रेगुलर इंटरवल में, जैसे 5 साल का समय होता है, उस 5 साल के लोकसभा का जो जनरल इलेक्शन होता है या राज्यसभा की स्टेट लेजिस्लेटिव की जो इलेक्शंस होते हैं तो 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है तो हर एक 5 साल में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम या जितनी भी मतलब टेन्योर उसके लिए फिक्स किया जाता हो, उस फिक्स टेन्योर के अंतराल में उसका चुनाव होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है। फ्री एंड फेयर, साथ साथ फ्री एंड फेयर होना चाहिए बिना कोई हस्तक्षेप के, ठीक है। आगे है एक न्याय पंचायत की बात इन्होंने करते हैं कि न्याय पंचायत को भी इस्टेब्लिश करना चाहिए। देखो हमारे ऐसा कहा जाता है कि पूरे के पूरे भारतीय जो पूरे के पूरे न्यायालय है, मतलब अगर आप सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी को मिला लेंगे तो मोर देन 4 करोड़ केसेस वेर पेंडिंग, 4 करोड़ से भी अधिक केसेस पेंडिंग है, पूरे के पूरे ट्राइब्यूनल्स वगैरह भी सब मिलाएंगे तो, ठीक है। तो 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है। अब देखो एक गांव लेवल पे, एक पंचायत लेवल पे बहुत सारे ऐसे झगड़े हो जाते हैं, चलो भाई कोर्ट में केस कर दो, होता है ना। फिर कोई लैंड डिस्प्यूट है, कोई किसी का जमीन 2-4 इंच आगे बढ़ गया तो उसमें हो गया लड़ाई, मार फार हो जाता है, मतलब ठीक है। तो ये सब आम बातें हैं। तो अगर न्याय पंचायत की स्थापना की जाती है, मतलब पंचायत में एक न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, मैं ये नहीं कहता कि वैसा पंचायत होना चाहिए कि मतलब जो हेरिडिटरी चला रहा हो, कि जो मतलब वंश से चलता हो, ठीक है, कि मतलब किसी एक ऊंचे जाति के लोग या फिर किसी एक हायर कास्ट के लोग या फिर किसी एक इंडिविजुअल खानदान के ही लोग जो है वो पंच परमेश्वर बने, नहीं, ये जरूरी नहीं। लेकिन एक न्याय पंचायत की व्यवस्था की जाए जिसमें कि जो जज होंगे वो जैसे सेशन कोर्ट में रिक्रूट होके आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ठीक उसी प्रकार उनका भी एक एग्जामिनेशन के थ्रू एक वहाँ जज की स्थापना की जाए, ताकि जो लोकल लेवल पे जो समस्याएं क्रिएट होती हैं, लोकल प्रॉब्लम्स हो गए, लोकल फाइट्स हो गए, ठीक है, छोटे बड़े जो झगड़े होते हैं, कोई लैंड डिस्प्यूट है, कोई घर का कोई डिस्प्यूट हो, कोई फैमिली मैटर हो, क्योंकि गांव के लोग जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं इमोशनली, फिजिकली, कल्चरली, तो हो सकता है बीच में विवाद होती होंगी, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो आपस में उन्हीं को ही रहना है और उन्हीं के साथ मिल घुल भी जाते हैं। तो अगर लोकल लेवल पे एक पंचायत की व्यवस्था कर दी जाए तो जो पहले जो केसेस वगैरह इतने पेंडिंग होते हैं या फिर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेंडिंग है या फिर सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, वो भी रिड्यूस होंगे, बर्डन कमेगा और साथ साथ लोगों को पैसा भी कम खर्च करना होगा और सामान्य लोकल स्तर पर उसका समाधान भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि समय पे टाइमली जो है जस्टिस डिलीवर हो पाएगा, और अगर जस्टिस देने में डिले होता है तो जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। अगर मतलब न्याय बहुत देरी से मिलता है तो वह न्याय ना मिलने के, कह सकते हैं एक प्रकार से नहीं मिलने के समान है। तो इसलिए न्याय को समय अनुचित और समय कह सकते हैं पर्याप्त में ही उसे उपलब्ध होना चाहिए, अन्यथा उसकी कोई एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि अपना गरिमा खो देता है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि न्याय पंचायत की इस्टेब्लिशमेंट हो। हालांकि अभी तक ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाया क्योंकि जो जज वगैरह की जो वैकेंसी रहती है ना सेशन कोर्ट में, वो तो सारे के सारे पेंडिंग रहते हैं और हाई कोर्ट में। तो न्याय पंचायत का गठन तब तक नहीं हो पाएगा जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस नहीं बन पाएगा, जैसे IAS IPS वगैरह होते हैं। तो खैर ये एक उनका कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट था, अवधारणा था और एक प्रकार से सुझाव था, क्योंकि LM सिंघवी कमेटी के द्वारा बताया गया है और दिया गया है।
आगे है ग्राम सभा। देखो हम लोग जो है पूरे के पूरे डायरेक्टली तो नहीं कोई कानून नियम बनाते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो हम अपने एक क्षेत्र से, अपने कंस्टिट्यूएंसी से, संसदीय क्षेत्र से एक मेंबर चुनकर भेज देते हैं कि चलो भाई जाओ संसद महोदय आप हमारे लिए कानून बनाना। ठीक है, तो वो लोग आके फिर संसद भवन में बैठ के पूरे देश के लिए नियम कानून बनाते हैं, हमारा वो प्रतिनिधि के रूप में। ठीक उसी प्रकार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसमें हम एमएलए को चुन के भेजते हैं कि जाओ भाई आप हमारे लिए कानून बनाना, इजंट इट। लेकिन क्या हम कानून के फॉर्मुलेशन में, कानून को फ्रेम करने में हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं। लेकिन ग्राम सभा के थ्रू हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब एक ग्राम सभा, हालांकि ये अभी धरातल पे ये पूरी के पूरे सक्सेस नहीं हो पाया है। 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को तो इस्टेब्लिश कर दिया गया, लेकिन गांव की सभाएं आज भी उतनी नहीं बैठती। जैसे फिक्स है ना टेन्योर की, मतलब हर 6 महीने के अंतराल में कम से कम एक बार संसद जो है सेशन में आएगी। हालांकि कन्वेंशनली हम लोग 3 सेशन देखते हैं, एक होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मानसून सेशन, तीसरा होता है विंटर सेशन। बट ग्राम सभा में कोई ऐसा ग्राम सभा आयोजन नहीं होता है, मुख्यतः नहीं होता है कि भाई आपको 10 दिन के लिए बैठना है, 20 दिन के लिए बैठना है, जिसमें कि गांव की समस्याओं का चर्चा हो। ऐसा ही जो मुखिया सरपंच होते हैं ठेका किसी को दे दिए, मतलब जो उनको कमीशन वगैरह फिक्स रहता है गांव में, उस हिसाब से काम होता है। जो उनके चाहने वाले होते हैं या उनके समर्थक होते हैं उन्हीं को ही वितरित किया जाता है, अलॉट किया जाता है। लेकिन होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि ग्राम सभा आयोजन होना चाहिए जिसमें कि सारे के सारे गांव के लोग एक जगह बैठे और सभी जो है निर्णयों में पार्टिसिपेट करें। मतलब कोई भी पॉलिसी बना रहा है उसका निर्णय लेने में ऐसा नहीं कि मुखिया और वार्ड ने जो कह दिया वो निर्णय हो गया, नहीं। जो लोकल पीपुल है, फिर पंचायत एक प्रकार से कह सकते हैं कि राज्य इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का फायदा क्या होगा? जब तक लोकल पीपुल, लोकल लोग वहाँ की नीतियों को फॉर्मुलेशन में अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक यह जो कह सकते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो ये सपना है कि यह डेमोक्रेसी को रूट लेवल पे स्प्रेड करेगा, यह नहीं हो पाएगा। डेमोक्रेसी और लोकतांत्रिक वैल्यू का मतलब ही यही है कि लोग जो है आपस में बैठकर कोई एक समस्या का निदान करेंगे, कोई एक समस्या से संबंधित नियम को बनाएंगे। अब जैसे सड़कें बनानी है तो यह आवश्यक है कि उसके लिए पहले एक प्रकार से बैठाया जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ सड़कें टूटी हैं, कहाँ कहाँ नालियाँ नहीं हैं, किस किस घर में जल नहीं है, किसे इंदिरा आवास नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को आपस में बैठकर निर्णय लिए। ऐसा नहीं कि मुखिया ने अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार, अपने चाचा भतीजा ताऊ को जो है एक घर है तो 2-2 घर दे दिया, किसी को गौशाला दे रहा है अपने समर्थकों को, नहीं। बल्कि जिसे मिल रहा है उस सभा में बैठ के डिसीजन इसका हो। ठीक है, आपस में लोग बैठकर निर्णय लें कि हाँ इस व्यक्ति, फलाना व्यक्ति को घर नहीं है तो इसे घर मिलना चाहिए, इजंट इट। तो वही ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट है, एम्बडीमेंट ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और यह एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और लोकतांत्रिक मूल्यों को फैलाने के लिए एक सुंदर माध्यम होगा। ठीक है, हाँ, आगे है फाइनेंशियल रिसोर्सेस। फाइनेंशियल रिसोर्सेस मतलब देखो, हम सिंपल सा एक घर चलाते हैं, घर को चलाने के लिए बजट की आवश्यकता होती है। इतने हम अपने बच्चों के एजुकेशन में खर्च करेंगे, इतने हम एंटरटेनमेंट पे खर्च करेंगे, इतने हमें ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करना है, इतने हम पिकनिक मनाने में खर्च करेंगे, इतने हम हेल्थ के ऊपर खर्च करेंगे, इतने का हम ग्रोसरी खरीदेंगे। ठीक है, तो हमारा भी एक बजट होता है बिना बजट का, और उसे हम डायरी में मेंशन करते हैं। अंत में हम देखते हैं कि इस महीने हमने कितना सेव कर पाया, इजंट इट। या फिर हमारा अगर जो है बजट से अधिक खर्च हो रहा है तो हम यह करेंगे कि नहीं भाई खर्च कम करो, पैसा उतना कहाँ से आएगा, कर्ज लेके तो आप खर्च करेंगे नहीं। ठीक उसी प्रकार कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे इस पूरी के पूरे सरकार है तो सरकार कर की व्यवस्था लेती है, कर के माध्यम से वो अपना टैक्स और फंड जुटाने का प्रयास करती है। राज्य सरकार भी कुछ टैक्स कलेक्ट करती है। तो जो थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट है और लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसको भी चलाने के लिए कुछ फंडिंग की आवश्यकता होती है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें के द्वारा जो है बहुत सारी फंडिंग दी जाती है, बट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ लोकल लेवल पे भी कुछ कर की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे हाउस टैक्स हो गया, जो ज़मीन वगैरह से मतलब
टैक्स वगैरह मलगुजारी वगैरह लिए जाता है वो हो गया, बिजली बिल हो गया, पानी बिल हो गया, ठीक है। फिर और जैसे थोड़ी बहुत छोटे छोटे मतलब कह सकते हैं ना कि अमाउंट में जो लोकल लेवल पे ही टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स एग्रीगेशन का कार्य करना चाहिए, ताकि जो है हम लोकल लेवल की समस्याओं को निजात पाने के लिए लोकल फंड की अगर हम व्यवस्था कर लेते हैं तो हम जो है सरकार पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और आपस में बैठकर ही हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर पूरी की पूरी ग्राम सभा ने निर्णय लिया हो, ठीक है। और इसमें करप्शन के चांसेस भी कमेंगे क्योंकि सब लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन होगा। आगे है जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स। एक जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स का गठन की बात कही जा रही है। कहने का मतलब है कि एक ऐसे ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएं जो कि एडजुकेट कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द PRI एंड अदर मैटर रिलेटिंग टू फंक्शनिंग। देखो, एक ट्राइब्यूनल्स बनाने की बात कही जा रही है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जब भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन होते हैं तो इसमें देखते हो धन बल की बहुत आवश्यक कह सकते हैं कि प्रयोग किया जाता है। इसमें जाति और कास्ट के लोग भी अपने अपने जाति और कास्ट को लुभाने का प्रयास करते हैं। शराब, मुर्गा, मछली खुलेआम बिकता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर किस प्रकार से मसल्स और मनी इस पर इन्फ्लुएंस ना करे, इसके लिए एक ट्राइब्यूनल्स गठन का बात कहा जा रहा है कि जिसमें कोई भी अगर अनफेयर प्रैक्टिसेस को अपनाए जाते हैं, इन दैट केस एक ट्राइब्यूनल्स का गठन किया जाए जिसके माध्यम से कोई भी ऐसा अनुचित कार्य जो कि जिस माध्यम से चुनाव को जीता गया है उसका वहाँ जो है सुनवाई हो और उस पर जो है सरकार निगरानी रखे और उस ट्राइब्यूनल्स के माध्यम से उसकी जांच हो, और अगर कोई व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाता है तो उस इलेक्शन को रद्द भी किया जा सकता है, फिर से री इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो ये सब ट्राइब्यूनल्स का कार्य होगा कि वो देखना पूरे के पूरे जो है फंक्शनिंग जो भी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित उसका फंक्शनिंग सही तरीके से हो रहा है या नहीं, जो फंड एलोकेट किए जा रहे हैं उसका जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। आगे है राजीव गांधी 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1989। राजीव गांधी सरकार के द्वारा एक नया संवैधानिक संशोधन लाया जाता है 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। जिसे मतलब इस रिकमेंडेशन और अब तक जितने भी कमेटी के रिकमेंडेशंस आए, चाहे अशोक मेहता कमेटी का हो, बलवंत राय मेहता कमेटी का हो, GV रॉय कमेटी के रिकमेंडेशंस हो या फिर LM सिंघवी कमेटी का जो रिकमेंडेशन आया, इसके बाद बहुत सारी चीज़ों को देखने और परखने के बाद राजीव गांधी के द्वारा एक प्रयास किया गया कि किस प्रकार से हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक प्रकार से संवैधानिक दर्जा प्रदान करें, ठीक है। तो 64वां संवैधानिक संशोधन बिल लाया जाता है 1989 में, ठीक है। लेकिन लोकसभा में तो सरकार बहुमत में रहती है तो पारित करवा लेती है, लेकिन राज्यसभा में यह जो है बिल पारित नहीं हो सका और ये लैप्स कर गया क्योंकि उस वक्त जो अपोजिशन के लोग थे वो मोर सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी कह सकते हैं कि विचारधाराओं को मानने वाले थे। उनको लग रहा था कि अभी भी हमारे देश को अधिक केंद्र के पास ही शक्तियाँ निहित होनी चाहिए। इसके कारण यह बिल जो है राज्यसभा में पारित नहीं हो पाता है और फिर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सरकारों के द्वारा कौन कौन से बिल लाए गए हैं इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए, और अंतोगतवा किस प्रकार से 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसे जो है संवैधानिक दर्जा हासिल होता है। और आज हर 5 सालों में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कह सकते हैं एकदम जोर शोर से उतनी तो मज़ा कह सकते हैं कि पूरे के पूरे लोकसभा और राज्य कह सकते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव होता है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें MLA वगैरह चुने जाते हैं वो मज़ा नहीं आता जितना कि पंचायती राज के चुनावों में होता है, क्योंकि उसमें बहुत लोग ऐसे लोग जो किसी पार्टी से नहीं है, मतलब लोकल लेवल पे लोग खड़े होते हैं। एक अलग ही उत्सव होता है लोकतंत्र का, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन गवर्नमेंट के द्वारा कितनी जो है प्रयास किए हैं। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day. Jai Hind.